बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस। देखें, इस चैप्टर की सारी टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। फिर इस चैप्टर का बाकायदा मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, इसका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप, गिव सम एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन। हमें कहा गया है कि आप हमें फंक्शनल ग्रुप की डिफिनीशन करो। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, और हमें कुछ एग्जांपल्स दो ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स की जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। सो फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम that is attached to an organic compound and give a certain chemical properties to organic compound। देखिए, फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं which are attached to organic compounds and give certain chemical properties to that organic compound, or we can say and are responsible for the chemical properties of that particular organic compound। समझाता हूं किस तरह। ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम होता है। इन केस ऑफ हेलोजेंस आर हमारे पास अल्काइल ग्रुप, अल्काइल को शो करता है, अल्काइल हेलाइड्स को, सॉरी अल्काइल को, अल्काइल फंक्शनल ग्रुप है ये। आर हमारे पास, यहां पर आर हमारे पास अल्काइल ग्रुप को शो कर रहा है, अल्काइल ग्रुप। जबकि इसके साथ यहां पे अगर लेट सपोज हेलोजेंस कोई मौजूद हो, कोई हेलोजन एटम मौजूद हो, इन केस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स यहां पर क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लिख लेते हैं, आयोडीन, एस्टेटिन, इसमें कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में। सही है। सो यहां पर क्या है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप एटम है। इन केस ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल पे यहां पे OH है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। सो अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज अटैच्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। अल्काइल ग्रुप क्या है? इट इज बेसिकली अल्केन्स। अल्केन्स हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज अटैच्ड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां पर अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज हेलोजन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वजह यह है कि इनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगर अल्काइल ग्रुप सेम भी हो और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज अटैच्ड टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स हम वो पढ़ लें, वो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद हो। तो अल्कोहल हो गया, अल्कोहल में भी हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह ईथर, जिसके दोनों साइड पे कार्बन होता है, तो ये ईथर हो गया। सही है। इसी तरह अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड में कार्बोनाइल कार्बन होता है, एक साइड कार्बन का अटैच होता है इसके साथ और दूसरे साइड हाइड्रोजन। इसी तरह कीटोन्स, कीटोन में भी यही कार्बोनाइल कंपाउंड कार्बन होता है और इसके दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप होते हैं, जबकि एल्डिहाइड्स पे एक साइड पे अल्काइल ग्रुप होता है, दूसरे साइड पे हाइड्रोजन। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसमें भी कार्बोनाइल, लेकिन यहाँ पर H की जगह यहाँ पे OH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैविंग ऑक्सीजन. अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ कैन वी ऑब्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. हमें कहा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेचुरल सोर्सेज से किस तरह ऑब्टेन कर सकते हैं. सो हम यहाँ पर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे. सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सोर्सेज हम उन चीज़ों को कहते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हासिल करने का जरिया बनती हैं, जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं. सो अगर हम जब जो क्या कहते हैं, फ्रेडरिक होलर ने जब वो यूरिया प्रिपेयर नहीं किया था लैब में, उससे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफिनीशन इस तरह करते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. दो कंपाउंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऐसा हम डिफाइन करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को 1827-1828 से पहले, जब फ्रेडरिक होलर ने यूरिया को लैब में प्रिपेयर नहीं किया था. 1813 में आई थिंक, मतलब मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी भी पेश की थी. उसने उस वाइटल फोर्स थ्योरी में कहा था कि देयर इज अ मिस्टीरियस फोर्स, ए मिस्टीरियस अननोन फोर्स इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट मिस्टीरियस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसने जो थ्योरी पेश की थी, उसने इसमें कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं. इसकी वजह यह है कि कुदरत ने लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक अननोन, एक मिस्टीरियस फोर्स डाली हुई है. वही अननोन मिस्टीरियस फोर्स लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है. लेकिन फिर ये सब हमारे पास गलत साबित हुआ जब यूरिया को फ्रेडरिक होलर ने लैब में प्रिपेयर किया. सो इन सब बातों का मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब लिविंग सोर्सेज से हासिल होते हैं. जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी जिंदा है उसमें हमारे पास प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं. अच्छा देखिए, प्लांट्स वगैरह से हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स हासिल करते हैं. जो प्लांट्स हैं इनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर सकते हैं. इनसे हम प्रोटीन हासिल करते हैं. इनसे हम विटामिन्स हासिल करते हैं. इनसे हम लिपिड्स और फैट्स हासिल करते हैं. इनसे हम फैट्स एंड ऑयल्स हासिल करते हैं. इसी तरह एनिमल्स में हमारे पास प्रोटीन होता है, लिपिड्स होता है, फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह होते हैं, ETC वगैरह वगैरह, ये हम एनिमल्स से हासिल करते हैं. अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, फैट्स एंड ऑयल, ये हमारे पास क्या है? इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड. और ये हम किस चीज़ से हासिल करते हैं? ये हम प्लांट्स से हासिल करते हैं. प्लांट्स के स्टेम, फ्रूट्स और इसके लीव्स वगैरह से हम ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं. इसी तरह एनिमल्स से हम प्रोटीन हासिल करते हैं. प्रोटीन्स एनिमल के मीट में, इनके गोश्त में प्रेजेंट होता है. इसी तरह इनसे हम फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड्स वगैरह, जो चर्बी वगैरह होती है वो हासिल करते हैं. इसी तरह इससे हम फैट्स एंड ऑयल्स हासिल करते हैं. जो मिल्क होता है, जो बटर हो गया, चीज़ हो गया, ये हमारे पास क्या है? फैट्स एंड ऑयल्स हैं. इसमें हमारे पास फैट्स एंड ऑयल मौजूद होता है. सो जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं. ये वो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अभी जिंदा हैं. ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये अभी जिंदा हैं. अच्छा, अब वो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मर गए हैं, तो वो हमारे पास जब प्लांट्स डेड हो जाते हैं तो और इन पे ज़ेर ज़मीन आ जाते हैं, उन पे अरसा गुजर जाता है, तो हमारे पास ये कोल की शक्ल अख्तियार कर लेता है. इसी तरह
ये हमारे पास जब एनिमल्स मर जाते हैं और इनके पीछे इनके ऊपर जो होते हैं ये एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, इनके ऊपर ज़मीन की एक तह बन जाती है, तो ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो सोर्सेस हैं ये लिविंग सोर्सेस से हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल करते हैं। जो डेड सोर्सेस हैं उससे हम जो कोल हो गया, इससे हम मीथेन एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कोल हो गया ये हमारे पास फ्यूल पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं, ये कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो जो मीथेन है, मीथेन हमारे पास हम कोल से हासिल करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स जिस तरह हमारे पास हो गया ज़ाइलिन जो हो नेप्थलीन हो गया, नेप्थलीन और एंथ्रासीन वगैरह जो हो गए, ये हमारे पास कोल से हासिल होते हैं। पेट्रोलियम से हमारे पास जो होता है, पेट्रोलियम हमारे पास क्या होता है, इट इज़ बेसिकली ये हमारे पास मीथेन होता है। इसमें हमारे पास साइक्लो अल्केन्स होते हैं, साइक्लो अल्केन्स हो गए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह है, ये हमारे पास पेट्रोलियम में प्रेजेंट होता है। पेट्रोलियम ये जो हम गाड़ियों में तेल यूज़ करते हैं, जो डीजल वगैरह यूज़ करते हैं, इट इज़ बेसिकली पेट्रोलियम। अच्छा, नेचुरल गैस में हमारे पास मेनली 85 to 90% हमारे पास इसमें मेन जो कंपोनेंट होता है वो है मीथेन। इसमें हमारे पास मीथेन प्रेजेंट होता है, ईथेन, प्रोपेन भी हमारे पास स्मॉल मिकदार में प्रेजेंट होते हैं, और ब्यूटेन भी हमारे पास इसमें बहुत ही कम मिकदार में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इनके सोर्सेस क्या हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। द सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्लांट्स, एनिमल्स, कोल्स, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अच्छा, अब हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट आर साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स क्या हैं, हमें क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट आर साइक्लो अल्केन्स। साइक्लो अल्केन्स हमारे पास क्या है। अगर हम साइक्लो अल्केन की डिफिनीशन करें ना, तो साइक्लो अल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन आर अरेंज्ड, इन विच carbon, a type of alkene in which carbon is arranged in close chain, or we can say in which carbon is arranged in cycle. कार्बन एक साइकिल की शक्ल में अरेंज हुआ होता है। देखिए, प्रोपेन का ओपन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, कार्बन और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये प्रोपेन का ओपन स्ट्रक्चर हो गया। अब प्रोपेन क्लोज स्ट्रक्चर में किस तरह रहेगा, एक कार्बन इस कार्बन के साथ और कार्बन इस कार्बन के साथ प्रेजेंट होता। तो ये क्या कर रहा है, ये एक ट्राइएंगल बना रहा है। इसी तरह ब्यूटेन हमारे पास इस तरह प्रेजेंट होता है, पेंटेन हमारे पास इस तरह प्रेजेंट होता है, हेक्सेन जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सेन हमारे पास उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उसके दरमियान जो होते हैं वो डबल बॉन्ड्स नहीं होते। हेक्सेन कुछ इस तरह दिखता है, मतलब आप इसको हटा लो, पेंटेन के इस वाले बॉटम को हटा लो, ये हो गया आपका हेक्सेन। साइक्लो अल्केन्स हमारे पास ऐसे अल्केन्स होते हैं जिनमें कार्बन इन फॉर्म ऑफ साइकिल अरेंज हुआ होता है, जिस तरह मैंने आपको साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन इन दिस इज साइक्लोहेक्सेन, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब साइक्लो अल्केन में इस तरह होता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन क्या होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज कंपेयर टू ओपन चेन। देखिए, ओपन चेन में यहाँ पे कार्बन जो प्रोपेन है ओपन चेन में, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि
जो साइक्लोप्रोपेन है इसके साथ 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ 6 हाइड्रोजन है, जबकि इस स्ट्रेट चेन प्रोपेन के साथ 8 हाइड्रोजन है। सो यहाँ जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा तो उसमें 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज कंपेयर टू ओपन चेन। वजह इसकी ये होगी कि जो ओपन चेन होता है इसके जो एंड पे जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं इनके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन, जबकि साइक्लो अल्केन में हमारे पास टर्मिनल कार्बन सिरे से होता ही नहीं है, तो तमाम हाई कार्बन्स के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसी तरह जो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है तो इसमें 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू साइक्लिक ब्यूटेन। एंड साइक्लिक ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज अनस्टेबल एज कंपेयर टू ओपन चेन। ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। आई होप मैंने आपको साइक्लो अल्केन्स का जो फिनोमेना है वो समझा दिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। राइट डाउन एग्जांपल ऑफ 3 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद देयर स्ट्रक्चर एंड कंडेंस्ड फार्मूला। देखिए हमें कहा गया है कि आप जो हैं वो 3 हाइड्रोकार्बन्स, 3 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमें कहा गया है कि आप 3 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के स्ट्रक्चर ड्रा कर लो और साथ ही साथ इनके आप कंडेंस्ड फार्मूलाज भी लिख लो। तो देखिए सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे वो होगा, हम अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं तो या तो हम अल्कीन का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे या अल्काइन का। अल्कीन का ड्रा कर लेंगे आपको आसानी होगी। मीथेन तो नहीं होता, इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है, तो ईथेन से स्टार्ट करते हैं। ईथीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि यहाँ पे कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ईथीन। अब इसका कंडेंस्ड फार्मूला क्या होगा? इसका कंडेंस्ड फार्मूला ये होगा कि कार्बन के यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है और कार्बन यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। सो दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला। अच्छा ये तो एक हो गया। इसी तरह इथीन प्रोपीन की एग्जांपल सेकंड में ले लेते हैं। प्रोपीन। अच्छा प्रोपीन में क्या होगा? यहाँ पर एक कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, सही है। ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन, सी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए आपने कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, सही है। तो कार्बन ने 1 2 3 और एक इसके साथ बॉन्ड हो गया, सही है। अब ये वाला कार्बन एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, 2 इसके साथ, तो इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हो गए, तो इसका चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनेगा। इसी तरह इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4। अच्छा ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया प्रोपीन का। अब इसका कंडेंस फार्मूला किस तरह लिखेंगे? CH3 CH एंड CH2। दिस इज द कंडेंस फार्मूला। इसी तरह ये 2 एग्जांपल हो गए। ब्यूटीन आप खुद कर लोगे। एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं अगर आपको यहाँ पे ना भी करूँ तो अभी कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप खुद कर सकते हो। मैं भी करा के दूंगा आपको, लेकिन वीडियो थोड़ा पास कर लो और अपने माइंड में खुद कर लो या अपने पेज पे खुद कर लो, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। देखिए आप अगर अपना माइंड खुद यूज़ करेंगे ना तो इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूंगा, लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी अपना दिमाग 5-6 सेकंड के लिए भी लगा दिया ना, क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो जाएगा तो देख के सही कर लोगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही है, ट्राई कर लो, सही है। अच्छा अब यहाँ पे आपको मैं ब्यूटीन का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये हो गया कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, सही है। अच्छा ये ब्यूटीन है तो एक कार्बन में हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन के साथ लाजमी डबल बॉन्ड होगा। हम अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं। अब इसकी वैलेंसी हम बराबर करेंगे। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। अच्छा इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो ये कर लेगा। इस वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो ये 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। मतलब ये कि आपने हाइड्रोजन से जो कार्बन है इसकी वैलेंसी
4 रखनी है, कार्बन की वैलेंसी 4 है। इसका कंडेंस फार्मूला लिख लेंगे CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2। दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। सो हमने 3 अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर और कंडेंस्ड फार्मूला ड्रा कर लिए। इसको साफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि डिफाइन हाइड्रोकार्बन, ब्रीफली डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप हाइड्रोकार्बन्स की डिफिनेशन करो और इसका इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लो ब्रीफली, डिटेल के साथ। सो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन क्या वाला है? हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। सो हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स formed or having carbon and hydrogen. Compounds having carbon and hydrogens are called हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। फिर इसमें हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास अल्केन्स आते हैं। अल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास वो का हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा होगा जो या डबल बॉन्ड बनाएगा या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एज फॉर एग्जांपल अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। सो हाइड्रोकार्बन हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, और हमारे पास इसमें फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसकी अगर इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेना, सो दे आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्यों? मॉडर्न इंडस्ट्रीज और मॉडर्न वर्ल्ड किस चीज़ पर चलती है? दुनिया किस चीज़ की मुख्ताज है? जब जंग छिड़ जाए तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जब हमें किसी जगह जाना हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? जब हमें आग लगाना हो तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो ज़रूरत होती है हमें फ्यूल की। फ्यूल हमारे पास जो जेट इंजन फ्यूल्स हैं, जो गाड़ियों में यूज़ होने वाला फ्यूल है, जो बड़ी गाड़ियों में डीजल एज फ्यूल यूज़ होता है, जितने भी फ्यूल के सोर्सेस हैं, जो हम घर में नेचुरल गैस यूज़ करते हैं, ये हमारे पास फ्यूल है और दिस इज हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है। गैस हमारे पास क्या है जो हमारे पास घर में गैस होता है? ये मीथेन है। ज़्यादातर 85 to 90% हमारे पास मीथेन होता है। जो हम गाड़ियों में जो पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, इट इज़ बेसिकली, इसमें हमारे पास मीथेन, साइक्लिक और अल्केन्स होते हैं, जो लार्ज स्ट्रक्चरल अल्केन्स हो गए, इसमें ये होते हैं। सो फ्यूल क्या है हमारे पास? ये हाइड्रोकार्बन है। इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। अब आते हैं इसके दूसरे यूज की तरफ, विच इज इन इंडस्ट्रीज। तो देखिए, आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से बनी हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको प्लास्टिक की, रबर की, इंक की, पेपर की। ये हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, ये क्या है? ये सब हमारे पास क्या है? और हाइड्रोकार्बन से। अभी आपकी दीवार पे जो पेंट लगी हुई है, जो डाई आप यूज़ करते हैं, ये हमारे पास क्या है? ये जिन इंडस्ट्रीज में यूज होती है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का यूज करते हैं। सो इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रीज। इसी तरह जो वैक्सेस वगैरह होंगे, वैक्सेस वगैरह, इसी तरह जो हमारे पास मेडिसिन्स होते हैं, मेडिसिन्स जो हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गई, एंटी कैंसर ड्रग्स हो गई, एंटी मलेरियल ड्रग्स हो गई, एंटीबायोटिक्स हो गई, ये जितने भी हमारे पास मेडिसिन्स हैं जो हम मॉडर्न डेज में लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं।
इसी तरह जो हकीमी दवाइयाँ हैं पुराने ज़माने की, तो वो भी हाइड्रोकार्बन से बनी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडर्न डेज में और पुराने ज़माने से लेके अभी तक हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स की कितनी ज़्यादा यूजेस हैं। जो फूड में हमारे पास, जो फूड में हम मॉलिक्यूल यूज़ लेते हैं, इनटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, फैट्स एंड ऑयल्स, ये हमारे पास क्या हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स ही तो हैं। हमारे पास हाइड्रोकार्बन ऐसे कहते हैं, और यूजेस मैंने आपको इतने बता दिए कि हाइड्रोकार्बन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा, अब आते हैं डिफाइन हाइड्रोकार्बन ब्रीफली, जैसे ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, डिस्कस इट विद एग्जांपल। हमें कहा गया है कि अल्काइल रेडिकल्स किस तरह फॉर्म होते हैं, आप इसको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करो। So what is alkyl radical basically? Alkyl radical. Alkyl radical की अगर हम definition करें ना, तो alkyl radical is a species that is formed from alkanes, that is formed from hydrocarbons after losing of its hydrogen. जब alkanes हमारे पास हाइड्रोजन लूज कर लेता है तो जो स्पीशी हमारे पास बनती है उसको हम कहते हैं alkyl radical. Alkyl radical is a species. स्पीशी हमारे पास एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, सही है। स्पीशी में हमारे पास एटम, आयन और मॉलिक्यूल आते हैं। सो अल्काइल रेडिकल इज ए स्पीशी which is formed from alkanes after losing of its proton. अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हमारे पास अल्काइल रेडिकल्स हमारे पास ऐसे स्पीशीज होते हैं जो हमारे पास अल्केन्स से बनते हैं जब वो अपना हाइड्रोजन लॉस कर लेते हैं। एग्जांपल दे देते हूं मैं आपको मीथेन की, CH4। CH4 से अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव कर लें तो हमारे पास CH3 बन जाता है। अब ये जो CH3 स्पीशी है इट इज़ अल्काइल रेडिकल। इसी तरह ईथेन की C2H6, एक हाइड्रोजन इससे हटा दिया, C2H5, दिस इज अल्काइल रेडिकल। अच्छा, अल्काइल रेडिकल की जो हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम R से करते हैं। अल्काइल रेडिकल को हम जनरली, ये हम अल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन है अल्कोहल की। तो ये जो ग्रुप है ये अल्काइल रेडिकल को शो कर रहा है, अल्केन्स को शो कर रहा है। सो अल्काइल रेडिकल्स को हम जनरली R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जनरल फार्मूला अल्केन्स ही की तरह होता है, लेकिन इसका एक हाइड्रोजन अल्केन से कम होता है तो इसका जनरल फार्मूला हम कुछ यूं लिखेंगे, CnH2n। अल्केन में +2 होता है तो यहां पर हम +1 लिखेंगे। इन नंबर ऑफ क्या कहते हैं, कार्बन एटम्स को शो कर रहा है। सो ये क्या है, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया, इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गई, और ये वो फिनोमेना है जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज अल्काइल रेडिकल। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लिस्ट सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें कहा गया है कि आप हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ यूजेस बताओ। लिस्ट सम यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। ये हम, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि ये हम फूड्स में यूज़ करते हैं, ये हमारे पास क्लोथ्स में यूज़ होता है, क्लोथ्स। ये हमारे पास मेडिसिन्स में यूज़ होता है। ये हमारे पास एज अ फ्यूल यूज़ होता है। ये हमारे पास एज केमिकल यूज़ होता है। सो ये इतने यूजेस हैं इसके। फूड में जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑयल्स, ये हमारे पास क्या है, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंतहाई अहम है, इनके सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
सो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास क्या है, ये ऑर्गेनिक ही कंपाउंड्स ही तो हैं। इसका जो स्ट्रक्चर अगर आप देख लें तो ये कार्बन और हाइड्रोजन ही से तो मेनली बने हुए हैं। सो ये जो फूड्स में हम इनटेक करते हैं, दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हम कपड़े पहनते हैं ये भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कपड़े हमारे पास फाइबर्स से बने होते हैं, फाइबर्स। फिर एक होता है हमारे पास नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर्स जो हम कॉटन वगैरह और वूल वगैरह से हासिल करते हैं। कॉटन और वूल तो आपने सुना होगा ना। कॉटन हमारे पास उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कॉटन क्या होता है, वो जो हम ज़मीन पे उगाते हैं, मालूचो, पश्तो में हम उसे मालूच कहते हैं। जो वूल होता है, ऊन हम उसको कहते हैं ऊन मड़ा लगाते हुए द गडुआ व्यक्तोता वूल, ऊल को क्या कहते हैं उर्दू में इसे ऊन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब ये जो नेचुरल फाइबर्स हो गए, अब सिंथेटिक फाइबर्स की तरफ आते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स में हमारे पास जो आते हैं वो हमारे पास नायलॉन, पॉलिएस्टर वगैरह आते हैं। ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर दोनों ही क्लोथ्स के लिए यूज होते हैं, क्लोथ्स के बनाने के लिए यूज होती हैं। और ये जो हमारे पास होती हैं ये दीज फाइबर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो ये क्लोथ्स का बनना भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं। जो हमारे पास मेडिसिन यूज होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स, जो हमारे पास और जितने ड्रग्स हैं वो हमारे पास किस चीज़ से बने हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बने हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब हमारे पास मेडिसिन ही से तो बने हैं। जो फ्यूल है हमारे पास, जो कोल को हम जलाने के लिए यूज़ करते हैं, पुराने ज़माने में कोल से ट्रेनें चलती थी, सही है। अच्छा, ऑयल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, जो पेट्रोल हो गया, ये जो हम यूज़ करते हैं, इसी तरह जो नेचुरल गैस घरों में जो हम यूज़ करते हैं, इट इज़ फ्यूल एंड दिस इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये क्या है, ये भी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूजेस हैं ना। इसी तरह मैंने आपको बताया कि इसके इंडस्ट्रियल यूजेस भी काफ़ी हैं। केमिकली हम इसको रबर बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए, इंक बनाने के लिए, इसको हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम पेंट्स एंड डाइस में इस्तेमाल करते हैं। सो इसकी इतनी ज़्यादा यूजेस हैं। ये हमने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ यूजेस बताए। आई होप आपको इसका आइडिया क्लियर हो गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि गिव द जनरल मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा गया है कि आप अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस का आप जनरल फार्मूला बता दो। गिव जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो देखिए, अल्केन का जो जनरल फार्मूला है CnH2n। ये CnH2n सब में है, CnH2n सब का है, सही है। अब अल्केन में हमारे पास बस सिर्फ CnH2n +2 है। अल्केन में हमारे पास +2 है और आगे अल्कीन्स और अल्काइन में जितने, मतलब अल्काइन में दो कम है इससे, और अल्कीन में 2 कम है अल्केन से, और अल्काइन में 2 कम है अल्कीन से। समझाता हूँ किस तरह। अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n +2। अल्कीन का जनरल फार्मूला है CnH2n। ये +2 हमने नहीं लिखा, सही है। अब यहाँ पर 2 इससे भी ज़्यादा, 2 इससे भी कम है, तो यहाँ पर CnH2n -2 हम लिख लेंगे। सो
अल्केन CnH2n + 2, अल्कीन CnH2n एंड अल्काइन CnH2n -2। आई होप मतलब अगर आप इसे इस तरह याद कर लो तो आपको आसानी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, एंड क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है व्हाई आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आर ऑलवेज सेम। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहले आते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल, व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वोलेटाइल क्यों होते हैं, मतलब ये आसानी से उड़ते क्यों हैं। अगर आप पेट्रोल को देख लें या आप स्पिरिट को देख लें तो वो अगर आप हथेली में रख लें तो 1 मिनट में वो उड़ जाएंगे। इसकी वजह ये है ना, इसमें जो मेन रीज़न ये है कि दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है, और वी कैन से दे आर वेरी लेस पोलर। जो कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वो 0.5 से भी मेरे ख्याल में कम है। तो यही वजह है कि दे आर वेरी लेस पोलर, और वी कैन से दैट दे आर नॉन पोलर। नॉन पोलर होने की वजह से इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो लेस होती हैं। समझाता हूं किस तरह। देखिए, ये हो गया CH4। लेट सपोज हमारे पास मीथेन पड़ा हुआ है, तो ये मीथेन क्या कर रहा है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव। ये अगर दूसरे मीथेन के करीब होगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मतलब इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ये जो ग्रीन से मैंने आपको शो किया है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स को हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ये काफ़ी कम होती है। जब ये कम होती हैं तो जैसे ही हम इसे इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर लेते हैं तो मॉलिक्यूल आसानी से उड़ जाते हैं। इसके बरक्स जो पोलर कंपाउंड्स है, जिस तरह अगर हम वाटर की मिसाल ले लें, वाटर में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया, ये H+ पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव आयन विल बी अट्रैक्टेड टू नेगेटिव एंड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रही हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। सो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो जब हम वाटर को आम इन्वायरमेंट में रख लेते हैं और या हम स्पिरिट को आम इन्वायरमेंट में रख लेते हैं तो वाटर अपनी जगह पे रह जाएगा जबकि स्पिरिट उड़ जाएगा। वजह यह है कि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो काफ़ी कम हैं। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हाई आर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आर ऑलवेज सेम। हमें कहा गया है कि होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं। सो सबसे पहले आप समझ लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड किस चीज़ पर करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज आर सेम। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि वाई, क्यों, बोले, पूछे। हाँ, अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सबसे पहले कि आप जान लें कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पर। किसी एटम को, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती हैं। मैंने आपको बताया कि ROH एंड RCl मतलब ये हेलोजन है, तो ये हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप इस अल्कोहल को प्रॉपर्टीज दे रहा है, और ये क्लोरीन जो अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है ये अल्काइल हैलाइड को प्रॉपर्टीज दे रहा है। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। वजह इसकी ये होती है कि दिस बॉन्ड एक्ट एज साइट फॉर रिएक्शन। रिएक्शन जो होगा तो वो फंक्शनल ग्रुप वाला बॉन्ड करेगा।
रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब कार्बन और OH का बॉन्ड टूटेगा। इसी तरह रिएक्शन में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा। और जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, तो मतलब लेट सपोज CH2 और Cl का बॉन्ड है, CH2 CH3 CH2 और Cl का बॉन्ड, ये क्या है, ये दोनों होमोलोगस सीरीज में आते हैं। अब इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो ये क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये सेम ही टूटेगा। इसी तरह जो मीथाइल क्लोराइड है, इसका जिस तरह ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल इसी तरह इथाइल क्लोराइड का बॉन्ड भी टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा और यहाँ भी कार्बन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड टूटेगा। इसके बरक्स अगर हम मीथेनॉल की बात करें, CH3OH और CH3CH2OH, तो यहाँ पर ये होमोलोगस सीरीज है, सही है। सो यहाँ पर इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इनका ये वाला बॉन्ड सेम तरीके से टूटेगा। अब अगर हम इन दोनों कंपाउंड को कंपेयर करें, तो क्लोरीन के लिए जो बॉन्डिंग एनर्जी है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है क्लोरीन को तोड़ने के लिए, वो रिक्वायर्ड नहीं होगी कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी डिफरेंट लगेगी और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी डिफरेंट लगेगी। जबकि होमोलोगस सीरीज में जो बॉन्ड होते हैं तो ये सेम होते हैं। इस बॉन्ड के लिए जो एनर्जी लगेगी वही बॉन्ड के लिए इस बॉन्ड के लिए एनर्जी लगेगी, सही है। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है बेसिकली वो सेम होती हैं, जबकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अल्काइल ग्रुप पर, बेसिकली डेंसिटी हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करती है कि कौन सा अल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच है, जबकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती हैं। सो होमोलोगस सीरीज में हमें कहा गया है कि होमोलोगस सीरीज की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। सो सबसे पहले हम कहेंगे कि भैया जी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप पर, केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। और जो होमोलोगस सीरीज होता है, होमोलोगस सीरीज होता है, इसमें होता है सेम फंक्शनल ग्रुप। होमोलोगस सीरीज का फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सही है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि होमोलोगस सीरीज में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द बॉन्ड बिटवीन कार्बन of alkyl group and functional group acts as site for chemical reaction। केमिकल रिएक्शन में हमेशा फंक्शनल ग्रुप और कार्बन का ही बॉन्ड टूटेगा। जो होमोलोगस सीरीज होता है उसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, तो उसका बॉन्ड जो होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा, जो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड टूटेगा, वो होमोलोगस सीरीज में सेम ही तरीके से टूटेगा। सो that is why the chemical properties of homologous series are same, because they have same functional group। आई होप मैंने आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर दिया होगा। और यूँ हमारे आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे मैं उसमें एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें, दिलों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से आपको अल्लाह हाफ़िज़।